हेलो गाइस, वेलकम टू सीएफ क्लासेस। माय नेम इज सी योगेंद्र कनौजिया और आज हम लोग कॉस्टिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर लोग इसको ऑप्शन में डाल के जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। लगता है शायद सर आए नहीं आए, बट आईसीआई कभी ना कभी इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ओके, तो ऑप्शन में डाल के जाने से अच्छा है कि आप यार कुछ ना कुछ एक बार, दो बार, एक बार तो पढ़ लो। ओके, और शायद एक बार में ही आपका इतना अच्छे से हो जाएगा कि आपको बाद में फिर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े इस चैप्टर के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस चैप्टर में है क्या और कैसे अप्रोच करना है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ओके, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो देखिए, यूनिट कॉस्टिंग एक अलग पार्ट है और बैच कॉस्टिंग एक अलग पार्ट है, तो आपको इनको अलग अलग ही पढ़ना है। यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग बोथ आर टू डिफरेंट पार्ट्स। यूनिट कॉस्टिंग में हम क्या करने वाले हैं, पहला जो पार्ट है यूनिट costing, basically we are going to calculate cost per unit. That's it. कॉस्ट पर यूनिट निकालना है आपको। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है अगर मैं ये बता दूं आपको, तो बहुत ही सिंपल चीज है। कॉस्ट पर यूनिट इज बेसिकली योर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है और हम कितने यूनिट्स उस खर्चे के लिए, उतना खर्चा करके कितने यूनिट्स बना रहे हैं। ओके, अब देखिए, ये टोटल कॉस्ट निकालना और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना और कॉस्ट पर यूनिट निकाल के लेके आना, ये सब आपने कॉस्ट शीट में कई बार किया होगा, बार बार किया होगा। ओके, तो आई कैन से दैट दिस टॉपिक यूनिट कॉस्टिंग यू शुड ऑलवेज डू विथ कॉस्ट शीट। जब भी कॉस्ट शीट पढ़ते हो तो इसके क्वेश्चन जो है साथ में ही निपटा दो, ऑप्शन में छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस्ट शीट के साथ इसको साथ में निपटा दो। ओके, चलिए दूसरा पार्ट बात करते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज समथिंग विच आईसीआई डज आस्क। ओके, तो यार बैच कॉस्टिंग तो आ सकता है। अब ये है क्या, इसमें जरा सुनना। व्हाट इज बैच? बैच का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो है मान लो बहुत सारी चीजें खरीदते हो। जैसे आप मान लो एक पानी की बोतल खरीदते हो। ठीक है, आप जो है लैपटॉप खरीद रहे हो, आप या फिर बैग खरीद रहे हो, या आप शर्ट खरीद रहे हो। ये बहुत सारी चीजें आप खरीद रहे हो। ठीक है, या फिर मान लो आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो। आपको क्या लगता है कंपनी इन चीजों का प्रोडक्शन कैसे करती होगी? क्या वो लोग मशीन चालू करके, जिसको जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के बाद सिर्फ एक पैकेट बिस्किट बना के मशीन बंद कर देंगे? क्या वो सिर्फ एक पैकेट चिप्स बना के मशीन बंद कर देंगे? नहीं। ठीक है, जब भी प्रोडक्शन होता है ना, तो मोस्टली इट हैपेंस इन बैचेस। मतलब कंपनी जो है एक साथ में 1000 चिप्स के पैकेट बना देगी, 1000 बिस्किट के पैकेट्स बना देगी, 1000 बॉटल पानी का प्रोसेस करेगी साथ में। तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है ये ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है इट हैपेंस इन बैचेस। आप बैचेस बना के काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कॉस्टिंग की एक नई क्लास लॉन्च कर दी। अब उसमें मान लो मैंने एक डेट भी डाल दिया कि लेट्स से 30th ऑफ अप्रैल से या 1 मई से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो नई बैच स्टार्ट हो रही है, मैंने बोला बैच का मतलब ये नहीं कि मैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। बैच का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल तक या 1 मई तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास अक्यूमुलेट होंगे इस पर्टिकुलर बैच के लिए, जितने भी लोग एडमिशन लेंगे, मैं सबको एक साथ में बिठा के फिर लेक्चर लूंगा। इन दैट केस दैट बिकम्स अ बैच। तो जब भी प्रोसेसिंग हो रही है वो बैचेस में होती है प्रैक्टिकली। ओके, और उस बैच के पीछे कितना खर्चा होता होगा कंपनी का, आपको अब ये निकालना पड़ेगा कि आखिर एक बैच प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा। एक यूनिट के पीछे तो हम जान गए कि कैसे निकालना है, लेकिन कंपनी एक एक यूनिट तो नहीं बनाती यार, कंपनी प्रोडक्शन बैचेस में करती है। तो कहीं ना कहीं यूनिट का कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन बैच का कॉस्ट। यार बैच की कॉस्ट निकालोगे, उसके बाद आप उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सो बैच कॉस्टिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। अब इसमें देखना कितने टाइप के, जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कितने टाइप के सम्स आ सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के सम्स आते हैं। मैं आपको चैप्टर का पहले से ही जो है ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो आपको 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले बैच
कॉस्ट शीट बनानी है आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको एक बैच का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बनाना मतलब कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना, सारे खर्चे लिख लेना, ठीक है। तो जैसे हमने कॉस्ट शीट में देखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट, देन यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर बाद में आप एडमिन ओवरहेड्स ऐड करते हो, एसएनडी ओवरहेड्स ऐड करते हो। सेम काम यहां पे भी करना है, ओके। वो कॉस्ट शीट एक महीने की होती थी, वो कॉस्ट शीट एक साल की होती थी। यहां पे जो कॉस्ट शीट होगी वो एक बैच की होगी। तो एक बैच को प्रोड्यूस करने में कितना मटेरियल लगा, कितना वेजेस का खर्चा हुआ, कितना ओवरहेड्स अब्सॉर्ब किया जाना चाहिए उस बैच की कॉस्ट में, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ओके। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप इसके पहले जरा कॉस्ट शीट जरूर रिवाइज कर लेना। तो आपको 2 चैप्टर्स का जो है ना वो नॉलेज इसमें टेस्ट होगा आपका, या उसकी जरूरत पड़ेगी। एक है कॉस्ट शीट, और दूसरा टॉपिक आप बोल सकते हो ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स जो टॉपिक है अब्जॉर्प्शन, इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है, ओके। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है दैट इज ऑप्टिमम बैच साइज। ऑप्टिमम बैच साइज मतलब अगर हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक बैच में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ओके। क्या हम बहुत ही बल्क में प्रोडक्शन कर दें या फिर छोटी छोटी बैचेस बनाएं, ओके। बैच का साइज क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट बैच साइज, ओके। ऑप्टिमम बेस्ट बैच साइज, बेस्ट, ये जानना इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखिए, आपकी जो बैचेस हैं, जैसे आप प्रोडक्शन करोगे उन पे आपके उस बैच से रिलेटेड आपके 2 खर्चे होते हैं। 2 खर्चे कौन से, एक बार वो देखते हैं जरा। बैचेस की वजह से आपके 2 खर्चे होंगे। एक खर्चा आपका होगा सेटअप कॉस्ट, और कंपनीज में ये एक बड़ा खर्चा होता है कि जब भी आप मशीन स्टार्ट करने जाओगे, जब भी एक बैच स्टार्ट करने जाओगे, आप जब भी प्रोडक्शन शुरू करने जाओगे, आपको मशीन कहीं ना कहीं पहले सेट करनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, ओके। तो मुझे मशीन जो है इस तरह से सेट करनी है, इस प्रोडक्ट का साइज ये होना चाहिए, इसका शेप ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है मैं पहले सेट कर लूंगा मशीन में। तो सेटअप का खर्चा होगा। अब होता क्या कि जितनी बार आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने जाओगे उतनी बार पहले आपको बैच सेट करनी पड़ेगी, बैच इन शॉर्ट मशीन सेट करना पड़ेगा। सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन, आपको मशीन पहले सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका लेक्चर लेने के पहले मुझे लैपटॉप वगैरह जो है, कैमरा, ये सब सेटअप करना पड़ता है। सो दैट इज अ सेटअप कॉस्ट, ओके। अब अगर मान लो एक बार मैंने सेटअप कर लिया तो मैं 3 घंटे का लेक्चर भी ले सकता हूं, या फिर मैं 10 मिनट का लेक्चर भी ले सकता हूं। सेटअप एक बार करूंगा। हाँ, अगर मान लो मैंने 10 मिनट का लेक्चर लेके फिर बंद कर दिया और मैं शाम को लेक्चर शुरू कर रहा हूं या फिर कभी अगले दिन शुरू कर रहा हूं, मुझे वापस सेटअप करना पड़ेगा। इन दैट केस सेटअप का खर्चा रिपीट हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेटअप्स, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेटअप्स, कितनी बार आप सेटअप करते हो, ओके। तो जितनी बार आपको प्रोडक्शन करना होगा उतनी बार सेटअप करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर आप छोटी छोटी बैचेस में प्रोडक्शन करोगे तो बार बार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपकी बैच हमेशा खत्म ही हो जाएगी। आपने मान लो जो है सिर्फ 10 चिप्स के पैकेट बनाए, यार वो तो एक ही आदमी खरीद लेता है, खत्म, वापस मशीन चालू करो, फिर से सेटअप का खर्चा करो। तो ऐसा काम तो नहीं करेंगे हम लोग, ओके। तो हम जब भी बैच साइज डिसाइड करेंगे कि आखिर कितना प्रोडक्शन करना चाहिए एक बैच में, तो सेटअप कॉस्ट जरूर देखेंगे। दूसरा दूसरा खर्चा आपका दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, अब पहले सेटअप कॉस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर सेटअप कॉस्ट आपको मिनिमाइज करना है तो यार बार बार मशीन चालू ही मत करो, बल्क में प्रोडक्शन कर लो। तो उससे आपका सेटअप का खर्चा कम होगा, कम नंबर ऑफ टाइम सेटअप करना पड़ेगा आपको, और ओवरऑल खर्चा भी कम होगा। बट थिंक अबाउट द अदर कॉस्ट ऑल्सो। अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर लेते हो, ओके, उससे एक फायदा होगा कि आपका सेटअप कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एक खर्चा आपका बढ़ जाएगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब अब आपको उस प्रोडक्शन को जो आपने बहुत ही ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस कर दिया, उसका आप क्या करोगे। डिमांड तो ऐसे आती नहीं कि एक ही बार में डिमांड आई और सब बिक गया। अब आपको उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, तो आपको स्टोरेज का खर्चा करना पड़ेगा, ओके।
इंश्योरेंस करवाओ उसका, प्लस ये जो आपने प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा होगा, वर्कर्स को पैसा दिया होगा, ये बहुत सारे खर्चे किए होंगे, वो पैसा आपके पास कहां से आया? वो पैसा मान लो आपने लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है। आपने बहुत बल्क में प्रोडक्शन किया तो बड़ा लोन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा जाएगा। जितना दिन तक वो आपके पास गुड्स पड़ा हुआ है, आप बेच नहीं पा रहे हो, पैसा ब्लॉक है उसमें, आप लोन लेके आए थे कहीं ना कहीं गुड्स बनाने के लिए, अब उसका इंटरेस्ट आप बैठे बैठाए भर रहे हो। सो इन दैट केस दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो एक बार आपने प्रोडक्शन कर दिया और प्रोडक्शन आपका वेयर हाउस में पहुंच गया, उसके बाद जो भी खर्चे होंगे वो सब के सब कैरिंग कॉस्ट में आएंगे। ओके, और ये जो कैरिंग कॉस्ट है, दिस इज बेसिकली एक्सपेंसेस incurred after the goods reach warehouse। एक बार आपका गुड्स जो है वेयर हाउस में चला गया, उसके बाद जो भी खर्चे आप करोगे वो सब कुछ कहीं ना कहीं कैरिंग कॉस्ट में आने वाला है। और ये कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको, तो दिस कैन बी रेंट ऑफ वेयर हाउस, और इंश्योरेंस, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो आप कैपिटल बोरो करके लेके आए थे गुड्स बनाने के लिए, वो पैसा जो है आपका अब गुड्स बन के फंस चुका है उसमें। जब तक बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं वापस, और आप बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाओगे, तब तक इंटरेस्ट भरते रहो। ओके, सो ये है आपका कैरिंग कॉस्ट। दो खर्चे हैं, सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आप सेटअप कॉस्ट बचाने के लिए बल्क में प्रोडक्शन करते हो ताकि आपको कम नंबर ऑफ टाइम सेटअप करना पड़े, तो सेटअप कॉस्ट तो कम हो जाएगा, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा चीज आपको, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैरी करना पड़ेगा। ओके, और अगर मान लो आप ज्यादा कैरी नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा थोड़ा बनाना चाहते हो, तो बार बार सेटअप करना पड़ेगा। सो दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के। तो फिर करें क्या हम लोग? फिर हम लोग एक ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम, यार बेस्ट क्वांटिटी हो। और ऐसी क्वांटिटी कौन सी है? ओके, उसको बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जहां पे आपका सेटअप का खर्चा और कैरिंग कॉस्ट का खर्चा दोनों इक्वल आए, दैट इज द बेस्ट क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो जहां पे आपका साल का सेटअप का कॉस्ट और पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट इक्वल आए। ओके, सो कंपनी शुड प्रोड्यूस दैट बैच साइज which gives equal setup and carrying cost। और ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक मतलब सस्ता। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैच में इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, इतनी क्वांटिटी का बैच बनाओ जो आपको सबसे सस्ता पड़े। सस्ता मतलब आपका सेटअप और कैरिंग कॉस्ट दोनों कहीं ना कहीं मिनिमम हो। ओके, और ऐसा तब होगा जब आपके सेटअप और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हैं। जब वो इक्वल होंगे तभी मिनिमम होंगे, अदरवाइज आपका खर्चा ज्यादा होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट मटेरियल कॉस्टिंग में। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, EBQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू, वहां पे था एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, बट यहां है एनुअल प्रोडक्शन, बिकॉज आप अब आप जो है बैच की बात कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीदने की बात नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। सो एनुअल प्रोडक्शन इनटू, वहां आता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां आएगा सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, डिवाइड बाय होल थिंग, डिवाइड बाय, ये रूट जो है पूरा होगा, हाँ, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आपका मिलता जुलता EOQ का फॉर्मूला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट आ जाएगा, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट ही बनने वाला, बिकॉज बना के हम कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने वाले। तो ये इस चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ये चैप्टर इतना ही है।
आपको कॉस्ट शीट का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको ये ऑप्टिमम बैच साइज के लिए हो सकता है आपका जो मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो आप अगर रिवाइज करके बैठोगे एक बार तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, 5-10 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। ओके, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट कॉस्टिंग। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्या पूछा इन्होंने। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक एंडेड ऑन 28th of February 2020। तो ये 4 वीक का डेटा है और कंपनी जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही है। देखिए वैसे ये वर्ड जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानोगे तो अच्छा होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब है एक जैसे प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। कंपनी जो है एक जैसे प्रोडक्ट बना रही है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस इज 2,40,000, मशीन आवर्स वर्कड इज 3,200 आवर्स। अब बताओ मशीन कहां काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट? बोलो, आंसर तुम्हारा होना चाहिए मशीन वर्क्स इन फैक्ट्री। तो इन शॉर्ट ये आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स देके रखा है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट की मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो फैक्ट्री ने इस पीरियड में 3,200 आवर्स काम किया है और 1 घंटा मशीन चलाने का खर्चा जो है वो 40 रुपया होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा 3,200 इंटू 40 रुपीज, यह आ गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, या वर्क्स ओवरहेड्स बोल सकते हो। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट और द 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड्स आर 20 रुपीज पर यूनिट। तो अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ यूनिट्स भी मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स देके रखा है नीचे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स एंड इट हैज बीन सोल्ड एट 120 ईच द सेलिंग प्राइस। तो देखोगे ये एक सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बस कॉस्ट शीट बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर 4 वीक एंडेड ऑन 28th of February। कॉस्ट शीट बनानी है, सेम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है और जो आप कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम बनाते हो वही एक्चुअली यहां पे पूछा हुआ है कि आप पर यूनिट निकाल के बताओ। लेट्स सी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन 4 lakhs, आप डिवाइड कर दोगे बाय 1,000 यूनिट्स सारे खर्चों को, या 10,000 यूनिट्स यहां पे, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आता जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट का जो कॉलम है दिस इज बेसिकली टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, फिर वेजेस 2,40,000 ऐड किया, प्राइम कॉस्ट 6,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आपको बताया 3,200 आवर्स इनटू 40 रुपीज, इट कम्स आउट टू 1,28,000। अब इसको ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट में, you'll get factory cost which is 7,68,000. Now office overheads are 10% of works cost. वर्क्स कॉस्ट 7,68,000, उसका 10% मतलब 76,800। आपने ऑफिस ओवरहेड्स भी ऐड कर दिया, यू गेट COGS, या आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और COGS इस क्वेश्चन में सेम होगा बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो आपने बनाया वो बेचा, सो इन दैट केस अगर आप कॉस्ट शीट याद करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोथ आर सेम। ओके, सेलिंग ओवरहेड आर 20 रुपीज पर यूनिट, तो आप पर यूनिट वाले कॉलम में लिखोगे और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे 2 लाख रुपए। उसके बाद आपको मिल जाता है ऐड करते हुए टोटल कॉस्ट 10,44,800, 104.4 4.48 इज योर पर यूनिट कॉस्ट। आपको सेलिंग प्राइस देके रखिए 120 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 10,000 यू गेट टोटल सेल। और जो बैलेंस बचा, ये बैलेंसिंग फिगर लिखा भी हुआ है ICI ने यहाँ पे, जो बैलेंस बचा वो तो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली और आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो ये था पहला क्वेश्चन, सेम एज कॉस्ट शीट का पहला क्वेश्चन। आप अगर कॉस्ट शीट का चैप्टर उठाओगे मॉड्यूल में तो आपको यही पहला क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, नंबर्स थोड़े चेंज है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज ऑल सेम। ओके, तो आई गेस इट्स एन इजी क्वेश्चन और मैं मार्किंग भी कर देता हूं ताकि जब आप रिवाइज करने जाओगे आपको ही मार्किंग कर लेनी चाहिए। तो इसको इजी मार्क कर लो ताकि एग्जाम टाइम पे आप इस पे ज्यादा फोकस ना करो। एक बार रिवीजन हो गया, एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, या देखोगे भी तो सॉल्व करने मत बैठना, ये खाली देखने वाला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। अथर्वा फार्माकेयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऑल्दो इस वर्ड की आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं समझोगे कि यार यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है तो भी चलता है, बट यूनिफॉर्म मतलब कंपनी एक जैसे प्रोडक्ट बना रही है। ओके,
तो जो 10,000 यूनिट्स हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे वो सारे के सारे एक जैसे यूनिट्स थे। अगर अलग अलग टाइप के यूनिट्स होंगे ना तो आप उनको साथ में ऐड करके 10,000 नहीं बोल सकते, फिर आपको अलग अलग रखना पड़ता है। तो uniform type of product the company is producing and has a manufacturing capacity of 3,000 units per week of 48 hours। 48 hours के एक वीक में कंपनी 3,000 यूनिट्स बना सकती है। From the records of the company, the following data are available relating to output and cost of 3 consecutive weeks। तो लगातार पिछले 3 वीक्स का डेटा यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है और इनकी कैपेसिटी 3,000 की है। लेट्स सी ये लोग कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। वीक नंबर 1 to 3 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और 1200, 1600, 1800 ओनली। किसी भी वीक में ये लोग अपनी फुल कैपेसिटी को जो है रीच नहीं कर पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 9,000, 12,000 एंड 13,500। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 3,600, 4,800 एंड 5,400 एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स आर गिवन। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट ये जो डायरेक्ट वर्ड लगा हुआ है ये आपके वेरिएबल खर्चे होंगे, एक बार आप कंफर्म कर सकते हो। तो जो लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो पर यूनिट में कांस्टेंट होता है, मतलब उनका कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है चाहे आप कम प्रोडक्शन करो चाहे ज्यादा प्रोडक्शन करो। लेट्स सी, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 9,000 है और यूनिट्स बनाए हमने 1,200। जरा 9,000 को आप 1,200 से डिवाइड करो, मेरे पास कैलसी है मैं भी डिवाइड कर रहा हूं, आप भी डिवाइड करो। 9,000 डिवाइड बाई 1,200 इट कम्स आउट टू 7.5। तो यार पर यूनिट 7.5 आ रहा है। जरा 12,000 ये जो नेक्स्ट वाला खर्चा है वीक 2 का खर्चा है 12,000 रुपीज, उसको 1,600 यूनिट से डिवाइड करके देख लो। 12,000 डिवाइड बाय 1,600 ये भी 7.5 ही आ रहा है, पर यूनिट में सेम आ रहा है और अगला वाला भी आपको 7.5 ही आएगा। इन दैट केस इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। आप लेबर का खर्चा भी सेम वे चेक कर सकते हो। 3,600 डिवाइड बाय 1,200 ये मुझे मिला 3 रुपया और आगे के केसेस में भी ये 3 रुपया ही आ रहा है। सो इन दैट केस दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स। डिवाइड कर लो जरा। 31,000 डिवाइड बाय 1,200 फर्स्ट वीक, इट्स 25.833। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वीक देख लेते हैं जरा, सेकेंड वीक में क्या हुआ। सो 33,000 डिवाइड बाय 1,600 इट्स 20.625। यार ये तो पर यूनिट में सेम नहीं है, सेम बिल्कुल नहीं है। और अगर सेम नहीं है ये पर यूनिट में, सो इन दैट केस इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल नहीं है, ये तो हमने पहचान लिया। क्या ये फिक्स्ड है? लेट्स सी। फर्स्ट वीक में खर्चा हो रहा है 31,000, सेकेंड वीक में हो रहा है 33,000, बस यही बात पता चल गई। अगर ये फिक्स खर्चा होता तो ये 31,000 से हिलता भी नहीं, ये फिक्स खर्चा होता तो टोटल बेसिस पे कांस्टेंट होता, पीरियड बेसिस पे वीकली बेसिस पे कांस्टेंट होता। बट यहां तो ये चेंज हो रहा है, मतलब इट इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट आल्सो बिकॉज टोटल बेसिस पे सेम नहीं है। सो इन दैट केस ये खर्चा किस टाइप का हुआ? ये खर्चा हो गया आपका सेमी वेरिएबल टाइप का। तो यूल से ये खर्चा ना तो वेरिएबल है ना फिक्स है, इन दैट केस इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो तो अब क्या करें, लेट्स सी ये लोग आगे पूछ क्या रहे हैं। assuming that the company charges a profit of 20% on selling price, find out the selling price per unit when the weekly output is 2,000 units। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के बताओ अगर कंपनी नेक्स्ट वीक में 2,000 यूनिट्स बनाने वाली है। अगर कंपनी नेक्स्ट वीक में 2,000 यूनिट्स बनाने वाली है और कंपनी को जो है 20% प्रॉफिट चाहिए उनके सेलिंग प्राइस पे, तो आखिर क्या सेलिंग प्राइस फिक्स की जाए? ओके, तो ऑब्वियसली जहां तक हमने देखा अभी तक कि सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है तो पहले आप अपने खर्चे लिख लो, फिर प्रॉफिट ऐड कर दो, you'll get the sales divide by number of units, you'll get selling price। ओके, तो खर्चा लिखना शायद बहुत इजी होगा, मटेरियल लेबर का खर्चा वेरिएबल है 2,000 यूनिट्स के हिसाब से आ जाएगा। बट फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट और आपको जानना पड़ेगा कि आखिर 2,000 यूनिट्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना हो सकता है। ओके चलो तो हम एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लेट्स सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके,
और सेग्रीगेट कैसे करें, इसको वेरिएबल और फिक्स में अलग कर देते हैं। तो पहला काम होता है आप वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट निकाल लो, एंड दिस इज नथिंग बट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स और आउटपुट। तो चलो पीरियड 1 मतलब वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 2 की बात करते हैं। वीक नंबर 1 में आपका खर्चा हुआ है 31,000 और वीक नंबर 2 में 33,000। तो 33 माइनस 31, इन दैट केस आपका खर्चा बढ़ा है 2,000 से। ओके, और खर्चा बढ़ने के पीछे अगर खर्चा बढ़ रहा है, ओके, अगर ये फिक्स, सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है, वेरिएबल और फिक्स दोनों है। अब हम अगर सेमी वेरिएबल खर्चा बढ़ रहा है तो उसको किस एंगल से देखें। आप ऐसा सोचो, उसके अंदर का फिक्स पार्ट तो हिल नहीं सकता बिकॉज वो तो फिक्स खर्चा है। सो इन दैट केस अगर खर्चा बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके अंदर छुपा हुआ वो रिस्पॉन्सिबल है। और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने का रीजन होता है आपका ज्यादा गुड्स बनाना। तो बिकॉज आपने ज्यादा गुड्स बनाए हैं सेकेंड वीक में एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक, इसीलिए आपका खर्चा भी बढ़ा है। ओके, सो आप डिफरेंस निकाल के देख लो कि आपका खर्चा कितने से बढ़ा और आपका प्रोडक्शन कितने से बढ़ा। इन दैट केस आपको कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। लेट्स सी दैट 1600 and 1200 units. So this will be 2000 upon 400 units. अब आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितना। लेट्स सी 2000 डिवाइड बाय 400, इट कम्स टू 5 रुपीज पर यूनिट। सो हम एक एक यूनिट बनाएंगे, हमारा 5-5 रुपए का खर्चा होगा, 5 रुपीज पर यूनिट। अब आप जो है अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स भी निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स भी मिल जाएगा। लेट्स सी दैट सेकंड इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ये हमेशा टोटल में निकाला जाता है, तो ये हम लोग निकालेंगे वीक में। ये कैसे निकालना है, देखो आप कोई भी वीक नंबर 1, 2, 3 ले लो और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करो। चाहे वीक 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है बिकॉज इट्स अ फिक्स कॉस्ट यार। आपके जो है प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, हर वीक का खर्चा सेम ही होगा। ओके, तो चलो मैं वीक 1 ले लेता हूं। अब आपको करना क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए आपको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, वेट, वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस कर देना है, द वेरिएबल ओवरहेड्स, that will be total factory overheads in the first week, week number 1, it was 31,000। और वेरिएबल कितना होगा इसमें, देखो वेरिएबल इज 5 रुपीज पर यूनिट, तो 5 रुपीज इंटू आपने फर्स्ट वीक में बनाए थे 1200 यूनिट, 1200, 1200, you have produced 1200 units in week 1, so 1200 into 5 it gives you 6000, 6000, 31,000 minus 6,000, 6,000 is variable और 31,000 टोटल है, मतलब इसमें छुपा हुआ फिक्स कॉस्ट वो मिल गया आपको, इट्स रुपीज 25,000। 25,000 रुपए जो है वो आपके फिक्स कॉस्ट के हैं। अब आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो, दिस कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। 25,000 मतलब हर वीक में आपका 25,000 का खर्चा होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने सेग्रीगेशन का काम कर दिया। अब हम लोग एक बार जो है वर्किंग करके दिखा देते हैं कि अपना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट वो पर यूनिट कैसे आया। तो यहाँ पे मैंने उसकी वर्किंग की है, आप लोग सेपरेटली भी नोटबुक में करोगे तो अच्छा होगा, एग्जाम में अगर आता है तो आपको शायद दिखाना पड़ सकता है। तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 9,000 है, डिवाइड बाय 1200, यू विल गेट कॉस्ट पर यूनिट 7.5। लेबर के केस में 3,600 डिवाइड बाय 1200, यू विल गेट 3 रुपीज। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो हमने पहले पहचाना और फिर उसको अलग किया, वो ये रहा आपके सामने। ओके, अब चलिए 2000 यूनिट्स के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। यहां पे कॉस्ट शीट बनी हुई है, लेट्स सी 2000 यूनिट्स। ओके, ये जो टोटल कॉस्ट आप निकाल रहे हो ये 2000 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हो। ये आप एक पूरा कॉस्ट शीट बना रहे हो, ठीक है, पूरी की पूरी कॉस्ट शीट है ये। डायरेक्ट मटेरियल 7.5 पर यूनिट इंटू 2000 करोगे 15,000। डायरेक्ट लेबर 3 रुपया इंटू 2000 6,000। ऐड किया, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी अभी हमने निकाला, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी अभी हमने निकाला
वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करके। चलो इसका अमाउंट, ये 35,000 इनको कैसे आ रहा है ये मैं आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है। लेट्स सी। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में आपका वेरिएबल ओवरहेड्स कितना होगा, इट विल डिपेंड अपॉन आउटपुट। वेरिएबल ओवरहेड्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन आउटपुट। तो वी आर प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स इनटू जो हमारा वेरिएबल खर्चा है वो है 5 रुपया पर यूनिट। तो यार 2000 यूनिट्स बनाने में कितने का फटका लग जाएगा, 10,000। और आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, प्लीज उसके बारे में मत सोचना कि सर मैं 2000 यूनिट्स बनाऊंगा तो कितना हो सकता है। अरे यार वो कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट कांस्टेंट 25,000। कोई भी वीक हो, कितना भी प्रोडक्शन करो, दिस विल रिमेन सेम। तो इट कम्स टू 35,000। 35,000 रुपए आपके लगेंगे ओवरहेड्स के नाम पे वीक 4 के लिए, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स। लेट्स सी दैट। ये रहा, आपने ऐड किया, यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद कोई खर्चा है नहीं तो यही आपका कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट हो गया। ओके उसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट। ओके सो प्रॉफिट के लिए व्हाट यू कैन डू, इन्होंने लिखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके तो वी कैन से दैट 20% ऑन सेल इज सेम एज 25% ऑन कॉस्ट। ये एक तरीका होता है, या फिर एक और तरीका 20% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स। तो आप सेल को 100 अज्यूम कर लो, प्रॉफिट इज 20, इसका मतलब कॉस्ट विल बी 80। नाउ यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसा, इफ 80 is 56,000, if 80 is 56,000, 100 is how much? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये तरीका सबसे अच्छा है, बिकॉज सी 20 हो, 15 हो, 12, 27, 37, कोई भी नंबर हो, आप अगर ये याद करके जाओगे कि 20 मतलब 25% ऑन कॉस्ट, तो यार एग्जामिनर आपको हमेशा 20% नहीं देगा, वो 10% भी दे सकता है, वो 12% भी दे सकता है, हो सकता है कोई ऑड नंबर भी दे दे, तब शायद आप फंस जाओगे। इसके लिए ये वाला तरीका आपको फॉलो करना है। ऑन सेल बोला है तो देखो कि आपके पास सेल्स है, नहीं है यार, वही तो फॉलो करना था, वही तो फाइंड आउट करना था। तो आप सेल को 100 अज्यूम करो, प्रॉफिट 20 है, मतलब आपका जो कॉस्ट होगा वो 80 होगा। नाउ 80 आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो इफ 80 इज इतना, 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर, यू विल गेट 70,000। 70,000 में आप 2000 यूनिट्स बना रहे हो, तो इन दैट केस 2000 यूनिट्स बेच रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस 35 रुपीज होना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट 28 था तो आप 7 रुपए कमा लोगे एज प्रॉफिट। ठीक है, सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 विच वॉज अगेन वेरी इजी। मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको कॉस्ट शीट का नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ओवरहेड्स चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स पहचान सको। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ईजी है। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन बैच कॉस्टिंग। नाउ यूनिट कॉस्टिंग के 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। नाउ illustration number 3. Arnav Confectioners owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. आहा क्या बात है, पेस्ट्रीज, केक्स एंड मफिन्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स बना रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। AC used to bake, AC कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, used to bake at most 50 units of any item at a time. तो यार ये एक बार में 50 यूनिट्स बनाते हैं। इन दैट केस ये इनका बैच साइज हो गया, इनका बैच साइज है 50 यूनिट्स, जो भी बनाएंगे 50 बनाएंगे। ओके अ कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन्स। 600 मफिन्स, लगता है पार्टी वार्टी होगी उसकी कुछ। ओके क्रिसमस पार्टी, 600 मफिन्स, एक बैच जो है वो 50 मफिन्स की बनेगी। इन दैट केस बताओ, ये जो अपनी कंपनी है अर्नव कन्फेक्शनर्स, इनको 600 मफिन्स बनाने के लिए कितनी बैचेस प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। एक बार में 50 बनाएंगे, तो 600 के लिए 600 अपॉन 50। लेट्स सी द नंबर ऑफ बैचेस, मुझे तो आ चुकी हैं 12 बैचेस। 12 बैचेस में काम करना पड़ेगा, 12 बार इनको जो है वो काम करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी कॉस्ट क्या आता है इनका। The following cost would be incurred to process a batch of 50 muffins. एक बैच बनाने के लिए, एक बैच बनाने के लिए मतलब 50 मफिन बनाने के लिए इनको नीचे दिए हुए खर्चे करने पड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 500 रुपया, एक मफिन में नहीं पूरी बैच में। डायरेक्ट वेजेस 50 रुपया। अवन सेटअप कॉस्ट 150 रुपया। हर बार जब आप जो है बैचेस बनाओगे, मफिन्स बनाने जाओगे,
तो पहले आपको ओवन सेटअप के पीछे 150 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। नाउ अर्नव कन्फेक्शनर्स अब्सॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। तो जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स आना होगा इस क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है वेजेस पे। तो जितना भी वेजेस का खर्चा आता है आप उसका 20% निकालो, दैट विल बिकम योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, ऐड करके यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन, 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and admin overheads। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाते टाइम 10% 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and admin overheads। तो जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका 10% निकालो और ऐड कर दो। किस खर्चे के नाम पे? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ओवरहेड्स के नाम पे। तो ये अब्जॉर्प्शन रेट है। दिस 10% इज अब्जॉर्प्शन रेट। तो हम सोच रहे हैं कि जिस किसी भी पर्सन से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वसूल रहे हैं तो 10% और वसूल लेंगे उससे, अपना सेलिंग और एडमिन का खर्चा निकल जाएगा। ओके, AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, 25% ऑन सेल वैल्यू। तो मैं कोई इसको कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करने वाला हूं, हम सेल को 100 अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट 25 एंड कॉस्ट 75। कॉस्ट अपने पास होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेल निकाल के लेके आएंगे। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। आखिर ये 600 मफिन्स के लिए ये जो बल्क में एक ऑर्डर आया है अपनी कंपनी के पास, उसके लिए हम सेलिंग प्राइस क्या कोट करें। ओके, तो सिंपल एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है और इसमें देखोगे आपके बहुत सारे खर्चे जो है ये पर बैच दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक पर बैच का और एक टोटल का। ओके, और कॉस्ट शीट बनानी है, सिंपल काम, कॉस्ट शीट बनानी है। सेलिंग प्राइस निकालने बोला, आप कॉस्ट शीट बना दो। सी, तो 12 बैचेस, ये रहा अपना कॉस्ट पर बैच, और ये टोटल जो टोटल आ रहा है वो 12 बैचेस का है। इन दैट केस आप कॉस्ट पर बैच को इंटू 12 कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, लेट्स सी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ था 500 रुपया पर बैच, इंटू 12 करो 6000। ये भी दिया हुआ था 50 रुपया, इंटू 12 करो 600। ये भी दिया हुआ था 150 रुपया, इंटू 12 करो 1800। ओके, सो इन दैट केस आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो आ गया। अब आप प्रोडक्शन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो आपका ये जो है प्राइम कॉस्ट होता। ओके, उसके बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये ऐड कर सकते हो, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये लो 50 रुपए का 20% निकाला, पर बैच 10 रुपया, और अगर 600 का निकालेंगे तो पर बैच 120। ओके, ऐड करने के बाद विल गेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर कॉस्ट शीट फॉर्मेट। आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से भी जा सकते हो, सेम। ओके, और उसके बाद जो है आपने सेलिंग एडमिन का 10% और खर्चा ऐड कर दिया, तो 710 का 10% 71, यू विल गेट 781 एंड टोटल में 9372 एज योर कॉस्ट पर बैच एंड टोटल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए प्रॉफिट ऐड करना है और सेलिंग प्राइस आएगी। अब प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन व्हाट, ऑन सेल। तो सेल को 100 अज्यूम कर लो, इन दैट केस आपका खर्चा 75 है। अब आपको 75 मालूम है तो 100 कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल के लेके आओ, यू विल गेट द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मान लो ये 12,496 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 12,496 अपना टोटल खर्चा है, इसमें हम 600 मफिन्स बनाने वाले हैं। डिवाइड कर दोगे आपको कॉस्ट पर मफिन भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो एक बैच के खर्चे को डिवाइड बाय 50 मफिन्स कर दो, और अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना चाहते हो तो फिर आपको 600 मफिन से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये 600 मफिन्स का खर्चा। ओके, तो लेट्स सी क्या ये डिवाइड करने के बाद इतना आता है, 1041.33 डिवाइड बाय 50 मफिन्स, 20.826 मतलब 83 कर सकते हो आप। अगर हम टोटल से डिवाइड करें क्या तो भी ये आंसर आ सकता है, लेट्स सी दैट 12,496 डिवाइड बाय 600 मफिन्स, इट्स 20.8266 मतलब 20.83। तो ये जो कॉस्ट है आप सेलिंग प्राइस है, आप कॉस्ट पर बैच के कॉलम को भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल कॉस्ट के कॉलम को भी डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी था, बैच कॉस्ट शीट बनाई इन शॉर्ट हमने। ओके, आप अगर कॉस्ट शीट चैप्टर करने के बाद ये करोगे ना तो आपको शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 5-10 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो।
जस्ट लाइक कॉस्ट शीट, ये भी वैसे ही सॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing means coming next 6 months। तो एक कंपनी है जो जॉब बेसिस पे काम करती है और उसने 200 पीसेस हर महीने सप्लाई करने का ऑर्डर लिया है। ओके, कोई एक कंपोनेंट ये बनाते हैं और हर महीना 200 पीसेस इनको सप्लाई करना है। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटीरियल्स एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। तो होता क्या है कि ये लोग हर महीना जो है एक बैच की रिकॉर्डिंग करते हैं, इन शॉर्ट बैच के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, और उस बैच के अगेंस्ट में जो मटेरियल यूज होता है, जो लेबर का खर्चा यूज होता है, एक्चुअल में जो खर्चा होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है बैच के नाम पे, एक्चुअल। ठीक है, इस पे जरा ध्यान देना, यहां पे एक्चुअल खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर मटेरियल एंड लेबर। See, every month a batch order is open against which materials and labor hours are booked at actual। तो ये ध्यान देना। Overheads are levied at a rate equal to per labor hour। So overheads का रेट जो निकालना है वो per labor hour निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये ओवरहेड को अगर मैं पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, पर लेबर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, this is called as absorption rate per labor hour। Okay, absorption rate per labor hour, that means company is following labor hour method। Okay, the selling price contracted for is rupees 8 per piece। तो अपनी कंपनी को जो है हर एक यूनिट के बदले 8 रुपया मिलने वाला। Okay, this is the selling price। From the following data calculate cost and profit per piece of each batch order and overall position of the order for 1200 pieces। ठीक है, 1200 पीसेस इसलिए बिकॉज देखो इनको 200 पीसेस हर महीने सप्लाई करने हैं और 6 महीने के लिए। तो यार बताओ 200 पीसेस हर मंथ का ऑर्डर मिला है फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के टोटल कितने पीसेस हो गए? 1200 पीसेस। ओके, तो आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो एवरी बैच करनी है, मतलब हर महीने की, प्लस 1200 पीसेस की कैलकुलेशन ओवरऑल भी करनी है। इन दैट केस आपका 6 महीने का जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून के कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे, एक टोटल का कॉलम भी बनाना पड़ेगा फॉर 1200 पीसेस, या फिर जो भी टोटल आता होगा। ठीक है, लेट्स सी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हर एक बैच में कितने आउटपुट इन्होंने बनाए, हर एक बैच में कितने यूनिट्स बनाते हैं वो दिया हुआ है। एंड देन उस बैच को बनाने में कितना मटेरियल का खर्चा होता है, कितना वेजेस का खर्चा होता है, और कितने लेबर आवर्स लगते हैं, कितने लेबर आवर्स लगता है। ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स 240 280 ऐसे आवर्स दिए हुए हैं। ओके, लेट्स सी नाउ द अदर डिटेल्स आर मंथ chargeable expenses and direct labor hour। These chargeable expenses are basically your overheads। Okay, ये आपके ओवरहेड्स के खर्चे हैं, और बाजू में लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब पूछो डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों दिया हुआ है? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। ओके, उसके लिए दिया हुआ है। अब ये बताओ यार, एक लेबर आवर्स तो आपको यहां भी दिख रहा है और एक लेबर आवर मुझे यहां भी दिख रहा है, तो आखिर ये कंफ्यूजन क्या है? ये दो दो बार लेबर आवर्स कैसे दिख रहा है? ओके, ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल जायज है यार, दो बार कैसे? तो ध्यान देना, ये जो लेबर आवर्स हैं दीज आर ओनली फॉर द बैच। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर है। हम लोग पूरे महीने में सिर्फ एक ही ऑर्डर तो नहीं करते होंगे यार, हमने और भी कंपनियों से ऑर्डर दिए होंगे। तो ये जो लेबर आवर्स दिए हुए हैं ना, ये आपके सिर्फ उस बैच के आवर्स हैं। इस बैच को कंप्लीट करने में वर्कर्स को कितना आवर्स लगता है वो आवर्स है, जबकि आपको ये जो खर्चे दिए हुए हैं अदर डिटेल्स करके,
ये आपके ओवरहेड्स के कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर आवर्स, दीज आर फॉर अ पीरियड, दीज आर फॉर अ पीरियड, और ये पूरी कंपनी का डेटा है। ओके, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पूरे महीने में कंपनी ने 4800 आवर्स काम किया, पूरे महीने में वर्कर्स ने 4800 आवर्स काम किया है, और ये काम करके इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स किए होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स पे काम किया होगा। उसमें से एक ऑर्डर जो है ये ए बी है। आउट ऑफ दिस 4800 आवर्स 240 आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट दिस बैच, बाकी का जो आवर्स है वो दूसरी बैचेस में लगता होगा। ओके, तो ऐसा है कि ये एक बैच का खर्चा है, या ये बैच के आवर्स हैं, और ये कंपनी के ओवरऑल आवर्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी आपको बैच वाइज कॉस्ट शीट बनानी है और आपको टोटल कॉस्ट शीट भी बनानी है। ओके, 1200 बैचेस का भी खर्चा निकालना है। अब बैचेस का खर्चा अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको मटेरियल कॉस्ट दिख रहा है, वेजेस का कॉस्ट दिख रहा है, और एक ओवरहेड्स का कॉस्ट है। नाउ बैचेस में अगर आप देखोगे, मटेरियल का कॉस्ट तो एक बैच वाइज ही दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं होगा, वेजेस का खर्चा भी बैच वाइज दिया हुआ, कोई इशू नहीं होगा। बट सी दिस ओवरहेड्स अमाउंट, ये बैच वाइज नहीं है, ये कंपनी का है, ये फैक्ट्री का है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फैक्ट्री का जो ओवरऑल ओवरहेड्स का कॉस्ट है, इसमें से कुछ पार्ट विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट आपको बैचेस की कॉस्ट में अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसमें से कुछ खर्चा आपको विद द हेल्प ऑफ द अब्जॉर्प्शन रेट बैच की कॉस्ट में अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो आपका पहला काम है, आप अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर निकालो, एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। और ध्यान देना, जब भी आप बैच कॉस्टिंग में, या फिर आगे एक टॉपिक आपको आने वाला है जॉब कॉस्टिंग में, जब भी आप अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर निकाल रहे हो ना, तो अब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपको पूरी कंपनी का या पूरी फैक्ट्री का डेटा लेना है, बैच का डेटा या जॉब का डेटा नहीं लेना, पूरी कंपनी का, पूरी फैक्ट्री का डेटा लेना है। ओके, बिकॉज जो जॉब हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो फैक्ट्री में एक काम है, कोई फैक्ट्री में ऐसे 10 जॉब चलते होंगे, उसमें से ये एक काम है। तो जो आपका अब्जॉर्प्शन रेट निकलता है वो फैक्ट्री के लिए निकलता है, डिपार्टमेंट के लिए निकलता है, और उसमें से वो वही अब्जॉर्प्शन रेट जो है अलग अलग जॉब्स पे, अलग अलग बैचेस पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो अब्जॉर्प्शन रेट जब भी निकालोगे, कौन सा डेटा लेना है आपको, फैक्ट्री का, कंपनी का डेटा, ना कि बैच का। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो जरा अब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका। अगर हमको पर लेबर आवर अब्जॉर्प्शन रेट निकालनी है, तो बजटेड या फिर अगर एक्चुअल है यहां पे, तो जो भी ऐसा होगा, ओवरहेड्स डिवाइड बाय योर लेबर आवर्स। तो यहां पे आपको ओवरहेड्स का अमाउंट देके रखा है 12,000 डिवाइड बाय 4,800। आप डिवाइड कर लो और मुझे अब्जॉर्प्शन रेट बता दो, या फिर सब लोग जो है साथ साथ में कैलकुलेशन करेंगे। 12,000 डिवाइड बाय 4,800 आवर्स, इट कम्स टू 2.5 रुपीज पर आवर। 2.5 रुपीज पर आवर, इसका मतलब यह है कि जब भी वर्कर्स फैक्ट्री में 1 घंटा काम करेंगे, ओके, मान लो किसी एक पर्टिकुलर वर्कर ने इस बैच पे 1 घंटा काम किया, ओके, तो जैसे ही वर्कर 1 घंटा काम करता है, मैं फटाफट जाके उस गुड्स की कॉस्ट में या फिर उस बैच की कॉस्ट में 2.5 रुपीज ऐड कर दूंगा। वर्कर 1 घंटा और काम करेगा, मैं 2.5 रुपीज और ऐड करूंगा। दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ओके, तो एक आप रेट निकाल रहे हो, अब्जॉर्प्शन रेट 2.5 रुपीज पर आवर, और विद द हेल्प ऑफ दैट रेट आप जो है उस 2.5 रुपीज को गुड्स की कॉस्ट में या बैच की कॉस्ट में ऐड करते जा रहे हो। ये काम आपको करना है, ये होगा जनवरी मंथ में। जरा फेब की रेट निकालते हैं। 10,560 डिवाइड बाय 4,400, ये आ गया 2.4। वैसे ही आप हर एक महीने में चार्जेबल एक्सपेंसेस, योर ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर करके अब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे पर लेबर आवर। लेट्स सी फॉर द थर्ड मंथ, 12,000 अपॉन 5,000, इट मे बी 2.4, या 2.4 rupees per hour. 10,580 divided by 4,600, this is 2.3 per hour. 13,000 upon 5,000, this is 2.6 per labor hour. And last one is 12,000 upon 4,800, it's 2.5 rupees per hour. तो ये absorption rate आपको अप्लाई करनी है, this should be applied on, this will be applied on
batches depending upon how many hours have been worked for that particular batch. Okay, चलते हैं जरा कॉस्ट शीट बनाते हैं. देखिए जैन फेब मार्च, और क्योंकि आपको एक ओवरऑल एक डेटा भी चाहिए 1200 यूनिट्स का साथ में, इसके लिए हम एक टोटल कॉलम भी बनाएंगे. ओके, हर एक बैच का आपको आउटपुट देके रखा है यहां पे, बिकॉज उसके हिसाब से खर्चे भी होंगे. ओके, तो सी दीज आर द आउटपुट. सेल्स वैल्यू 1680. सेल्स वैल्यू कहां से निकल के आएगी? 8 रुपीज, एट द रेट 8 रुपीज. हर एक यूनिट को आप 8 रुपए में बेच रहे हो, तो इधर मैं लिख देता हूं सेल्स वैल्यू एट द रेट 8 रुपीज. तो नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द सेल्स वैल्यू. अब इसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं जरा और प्रॉफिट निकाल के लेके आते हैं, बिकॉज अपने को प्रॉफिट भी जो है वो पूछा हुआ है. देखो यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन, प्रॉफिट एंड कॉस्ट बोथ. ओके, तो सारे कॉस्ट माइनस करते हैं. ये मटेरियल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, और इसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट की है हर महीने. ओके, अब चलते हैं जरा देखते हैं जैन मंथ में क्या होगा. जैन मंथ का रेट इज 2.5 और बैच में कितने आवर्स लगे हैं? 240. सो 240 इंटू 2.5 करो जरा मल्टीप्लाई. 240 इंटू 2.5 इट्स 600. सी दिस. ओके, देन 280 इंटू जो फेब का ऑब्जॉर्प्शन रेट है 2.4. 280 आवर्स लगे हैं, और हर एक घंटे में हमने क्या सोचा था कि हम बैच की कॉस्ट में 2.4 रुपीज जो है अब्सॉर्ब कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि खर्चा वो धीरे धीरे कस्टमर से रिकवर किया जा सके. सो 280 इंटू 2.4 इट्स 672. सी दिस. सेम वे आप अलग अलग महीने का ऐसे ही वर्किंग कर सकते हो. ओके, सो दिस इज नथिंग बट बैच के जो आवर्स लगे हैं, बैच के जो लेबर आवर्स हैं इनटू अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर. ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके सारे खर्चे. ये आपका सेल्स वैल्यू आपने माइनस किया, यू गेट प्रॉफिट पर बैच, और ये आपको ओवरऑल प्रॉफिट भी मिल जाएगी सारे के सारे बैचेस में आप ऐड कर दोगे तो. ओके, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज आपको कॉस्ट पर यूनिट पूछा था यहाँ पे, यू कैन सी दिस कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस. ओके, सो हर महीना जो है हमने कॉस्ट पर पीस निकाल लिया और प्रॉफिट भी पर पीस निकाल लिया, बिकॉज उन्होंने पूछा हुआ. अब बाद में ये आपको पूछते हैं कि ओवरऑल 1200 पीसेस का आप एक बार डेटा निकाल के बताओ. ठीक है, कोई बात नहीं, 1200 पीसेस के लिए भी वर्किंग कर सकते हैं. 1200 इंटू 8 रुपया, इतना पैसा आएगा आपको सेल करके. और आप एवरेज कॉस्ट देख लो जरा, ये टोटल में आप एवरेज कॉस्ट देखो, इट्स 7.34. तो आप 1200 इंटू 7.3, द एवरेज कॉस्ट 8808 आपका खर्चा, और पूरे इस 1200 पीसेस से आपने कमाया कितना? 792. ओके, तो ये आपकी कॉस्ट शीट हो गई फॉर इंडिविजुअल मंथ्स. एट द सेम टाइम 1200 यूनिट्स के लिए भी आपने कॉस्ट शीट बना ली. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको बस अब्जॉर्प्शन रेट पे ध्यान देना था, रेस्ट पार्ट वाज वेरी इजी. चलो, इसके साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आ रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे. जैसे हमने बात की थी, आपको ऑप्टिमम बैच साइज देखना होता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए एक बार में, उसके ऊपर. हाँ, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चैप्टर करने के पहले एक बार वापस मैं आपको हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा कि ये चैप्टर आप कैसे करोगे. इसके पहले आप मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो अगर कर लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग आर अप्लाइड इन दिस बैच कॉस्टिंग चैप्टर. ओके, लेट्स सी. Illustration number 5. Monthly demand for a product is 500 units. Okay. And as we all know कि हमको monthly नहीं, हमको annual production चाहिए, annual. तो into 12 कर दोगे, you'll get 6000 annual demand. Okay. Setting up cost per batch is 60. ये multiply होगा. Cost of manufacturing per unit, this is your cost of production, 20. जैसे हम मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में परचेज प्राइस देखते थे, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. मैंने आपको बताया था, बैंक से लोन लोगे, आपको कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. अब ये 10% अप्लाई कैसे करें, किस पे करें? 10% ऑफ व्हाट? सुनो जरा, आपने बैंक से कितने का लोन लिया होगा? आपको प्रोडक्शन करना है ना, प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? 20 रुपए, हर एक यूनिट पे 20 रुपया. जितना भी यूनिट्स आप बनाते जाओगे उतने उतने 20-20 रुपए और आपको लगेंगे. सो इन दैट केस 10% ऑफ 20 रुपीज. कैरिंग कॉस्ट विल बी अप्लाइड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट.
So this will become 20 into 10%, 2 rupees. ओके, अब चलते हैं जरा और EBQ का फॉर्मूला लगा देते हैं. This is 2 into your annual demand which is 6,000 into the setup cost 60 divide by your carrying cost which is 2. तो आपको पता चल जाएगा एक बार में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए. वैसे तो हमको साल में 6000 यूनिट्स बनाने हैं, बट यार जब बैच स्टार्ट करेंगे, जब मशीन स्टार्ट करेंगे, तो एक बार में कितना बनाए वो साइज हमें जाननी है. सो दिस विल बी 2 into 60,000 into 6,000 sorry into 60 divide by 2 and then root का बटन प्रेस करना है आपको. where is the root button? here. 600 यूनिट्स. तो आप एक बार में प्रोडक्शन करने जाओगे तो 600 यूनिट बनाओगे, मिनिमम 600. और देख लो आपको 6000 एनुअल यूनिट्स बनाने हैं. ओके, सो इन दैट केस आपको पूरे साल में 10 बार मशीन चालू करनी पड़ेगी. जब एक बार में आप 600 यूनिट्स बनाओगे तो 600 ऐसे 10 बार में आपका 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा. दैट इज नंबर ऑफ बैचेस. अभी शायद नहीं पूछा है, आगे के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बट चलो इस क्वेश्चन में भी हम निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ बैचेस is basically your annual production or demand divided by the EBQ. So it's 6,000 divided by 600. You'll need at least 10 batches in a year to get the complete production of 6,000 units. ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 which was very easy. शायद एग्जाम में कम चांसेस है, बट नेवर नो, एग्जाम में आ भी सकता है. चलो next question, illustration number 6. Messrs KBC Bearings Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum to Messrs KMR Fans on a steady daily basis. Steady daily basis का मतलब है कि आपको रेगुलर सप्लाई रखनी है भाई. ओके, 48,000 bearings आप सप्लाई करने वाले हो, रेगुलरली सप्लाई करना है आपको. It is estimated that it cost ₹1 as inventory holding cost. तो चलो आपको कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट तो दे दिया इन्होंने. पर बेरिंग पर मंथ, और मैंने बोला था आपको पर बेरिंग या पर यूनिट पर एनम निकालना होता है. कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम. ओके, सो इन दैट केस अगर ₹1 महीने का है तो इंटू 12 कर दो, यू विल गेट 12 रुपीज पर बेरिंग पर एनम. ओके, एंड सेटअप कॉस्ट पर रन मतलब पर सेटअप इज 3200. तो देख लो आपको एनुअल प्रोडक्शन भी मिल गया, आपको कैरिंग कॉस्ट भी मिल गया, और आपको यहां पे आपका सेटअप कॉस्ट भी मिल गया. फॉर्मूला लगाओगे EBQ का, you'll get the EBQ. EBQ is equal to 2 into 48,000 into 3,200 divide by 12. ओके, चलो जरा मल्टीप्लाई कर लें. 2 into 48,000 into 3,200 divide by 12 and then रूट. ये आ रहा है 5059.6. तो 5059.6. अब यार आधे यूनिट्स थोड़ी लेके आओगे आप लोग, ठीक है, ऐसे आधा अधूरा यूनिट्स, आधा बेरिंग्स नहीं आएगा. तो आप 5060 कर लो, उसको राउंड ऑफ करके 5060 बेरिंग्स और यूनिट्स यू कैन से. सो दिस यू गॉट द ऑप्टिमम साइज. आपको एक बार जब मशीन चालू करो तो इतना प्रोडक्शन तो कर ही देना चाहिए. Then state what would be the interval between two consecutive optimum runs. कि आप ये जो प्रोडक्शन करने जाओगे ये कितने कितने दिन के इंटरवल के बाद प्रोडक्शन करोगे. ठीक है, कितने कितने दिन के बाद. मान लो आज है फॉर एग्जांपल 10th ऑफ अप्रैल और 11th ऑफ अप्रैल. तो एक बैच अगर आप 11th ऑफ अप्रैल को बना रहे हो तो दूसरी बैच कब, कितने दिन के गैप के बाद, व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो उसके लिए ना यू नीड नंबर ऑफ बैचेस, कि साल में कितनी बैचेस आप बनाओगे. उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दो बैचेस के टाइमिंग में जो फ्रीक्वेंसी, जो एक दो बैचेस का इंटरवल होगा उसमें कितना गैप हो सकता है, कितना इंटरवल हो सकता है. ओके, तो लेट्स गेट नंबर ऑफ बैचेस. आपको पूरे साल में 48,000 बेरिंग्स जो है सप्लाई करनी है.
और एक बार में आप बनाते हो 5060। तो इस तरह से कितनी बैचेस बनेंगी जरा वो देख लो। 48,000 डिवाइड बाय 5060, इट्स 9.48। 9.48। अभी आधी बैच का क्या मतलब होता है यार? मशीन चालू किया तो चालू किया, आधा चालू करना क्या होता है? क्या आधा पार्ट मशीन का बंद रखोगे? नहीं। तो जब भी प्रैक्टिकली बात करते हैं, जब भी ये बैचेस वगैरह डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल में कुछ नहीं होता, ठीक है। मशीन चालू करो तो पूरा ही चालू करोगे। इन दैट केस यू कैन राउंड इट ऑफ और आप इसको 10 बैचेस कर दो। तो अगर साल में 10 बैचेस बनानी है तो कितने कितने इंटरवल पे बनेंगी 10 बैचेस? यू कैन गेट द इंटरवल एज वेल। इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस। साल में कितने दिन होते हैं? 365। और कितनी बैचेस बनानी है? 10। तो इन शॉर्ट आप 36.5 और 37 डेज के इंटरवल्स पे एक एक बैच बना सकते हो। इन शॉर्ट आज प्रोडक्शन किया तो अगला प्रोडक्शन 36.5 डेज बाद। ओके, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री, फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम खर्चा। मिनिमम, देखो मिनिमम खर्चा हमेशा जो है ना वो ईबीक्यू पे ही होता है। ओके, तो अगर वैसे हम लोग निकालने जाएं कि मिनिमम इनका इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, तो वो आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो। देखो, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मटेरियल वाला ही फॉर्मूला है कि आप एक बार में कितना बनाते हो? 5060। और 5060 बनाओगे फिर धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। तो हम क्या करते थे हमेशा? ईबीक्यू या ईओक्यू, अगर याद हो आपको, हम उसका एवरेज लेते थे अपॉन 2 करके। तो यहां पे भी आपको वही करना है, ईबीक्यू अपॉन 2 इनटू योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। This is the formula of calculating the holding cost, total holding cost for the year. Okay. Now this is 5060 upon 2 into 12. Let's get the answer. 5060 upon 2 into 12. It comes to 30,360. 30,360 रुपीज का खर्चा होगा अगर आपका। ये सबसे कम है, इससे कम खर्चे में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज योर मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमम इन्वेंट्री। ओके, ईबीक्यू पे आपका खर्चा मिनिमम होता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। और ये भी काफी अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में बहुत किए होंगे। अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फॉर फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 लीटर्स ऑफ अ पेंट प्रोडक्ट। तो 50,000 का डिमांड मिल गया अपने को, एनुअल डिमांड, एनुअल प्रोडक्शन। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ अ रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, आफ्टर विच अ सेटअप ऑफ मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द कलर चेंज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अपना कस्टमर है उसको 50,000 लीटर्स पेंट चाहिए। बट हम जहां अब तक पेंट को जानते हैं, या तो पेंट अगर दीवारों पे हम मारते हैं, अलग अलग टाइप के पेंट्स होता है, तो इस कस्टमर को भी अलग अलग टाइप के पेंट्स चाहिए। और हमारे पास जो मशीन है ना, वो मशीन कुछ ऐसी है कि आप एक बार में एक ही कलर का पेंट बना सकते हो। फिर आपको जब दूसरा कलर का पेंट बनाना होगा तो काम बंद करके वापस से मशीन सेट करो, फिर दूसरे कलर का पेंट बना सकते हो। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, फिर से पढ़ना आप। द डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ रेंज ऑफ कलर। ये जो डिमांड इनके यहां से आई है कस्टमर के यहां से, ये रेंज ऑफ कलर्स में है, अलग अलग कलर्स में है। एंड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, आफ्टर विच अ सेटअप ऑफ मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द कलर चेंज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा एक एक कलर का, और जैसे ही एक कलर खत्म हो गया दूसरा कलर बनाएंगे, बट उसके लिए पहले आपको मशीन को सेट करना पड़ेगा। टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड एंड then delivered to the customer as single load immediately before production of the next color commences। तो हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को जो है, ये स्टोरी बनाई देखो क्वेश्चन में, हम कस्टमर को एक एक कलर बना के भेजते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में मैंने ब्लू कलर भर दिया, तो ब्लू कलर का जितना प्रोडक्शन होगा एक साथ में पहले प्रोड्यूस कर लूंगा, और फिर सारा का सारा गुड्स ब्लू वाला पहुंचा दूंगा। फिर नया वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा नए कलर का, और फिर वो सप्लाई करूंगा। तो एक एक कलर हम लोग बनाते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं। ऐसे करके हमको साल में 50,000 लीटर्स ऑफ पेंट जो है वो सप्लाई करना है। द सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप
एंड द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड। तो ये जो सेटअप करने के लिए ना एक कोई आउटसाइड कंपनी को हमने रखा हुआ है, किसी इंजीनियर को रखा होगा, उससे बात की होगी, आउटसाइडर है वो, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ओके, तो जब भी वो सेटअप करने आएगा हर बार का 100 रुपया जो है उसको देना पड़ता है। द होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है। तो ये देखो रेंट की बात कर रहे हैं, विच कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम एंड ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड अप टू 250 लीटर्स सूटेबली स्टैक्ड। तो अगर आप अच्छे से होल्ड करोगे ना, अच्छे से अगर सामान रखोगे या पेंट रखोगे, तो 50 स्क्वायर मीटर में अपना 250 ईच स्क्वायर मीटर, मतलब हर एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर पेंट आ जाएगा। हर एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर पेंट आ जाएगा। तो मुझे ये जानना, और उसका खर्चा जो होगा 50 रुपया होगा। तो कहना इसे कि यार ये एक स्क्वायर मीटर के पीछे 50 रुपया जा रहा है, इसका मतलब 250 लीटर के पीछे 50 रुपया जा रहा है, बिकॉज एक स्क्वायर मीटर और 250 लीटर एक ही बात है, इक्वल है। ठीक है, तो व्हाट इज योर कैरिंग कॉस्ट पर लीटर? पर लीटर हो जाएगा 50 रुपया, डिवाइड बाई कितने लीटर्स, 250 लीटर के लिए 50 रुपया लगता है, 250 लीटर्स। 50 रुपए का खर्चा कर रहे हैं हम 250 लीटर्स के लिए, तो पर लीटर कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 250, इट्स 0.2 रुपीज पर लीटर, 0.2 per liter. So here you got your carrying cost as well. Okay, और 100 रुपीज सेटअप कॉस्ट तो मालूम है, एनुअल डिमांड भी हमको मालूम है, इट इज 50,000. नाउ लेट्स सी रिक्वायर्ड पार्ट. फर्स्ट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर where the batches may range from 4,000 to 10,000 liters in multiples of 1,000 liters, and hence choose the production batch size which will minimize the cost. तो इन्होंने बोला है कि 4,000 से लेके 10,000 तक की बैचेस बन सकती है, और जो बैचेस बनेंगी वो 1,000 के मल्टीपल्स में होंगी। इसका मतलब 4,000 के बाद सीधा 5,000 की बैच बन सकती है, बीच में ये 500-600 यूनिट्स ऐड नहीं होंगे, सीधा 1,000। तो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000 अलग अलग इतनी बैचेस में आप प्रोडक्शन कर सकते हो। और आपको देखना कि कौन से बैच में 4,000, 5,000 से लेकर 10,000 में कौन सा ऐसा प्रोडक्शन साइज है जहां पे आपका ओवरऑल खर्चा सबसे कम आ रहा है, मतलब आपका होल्डिंग और सेटअप कॉस्ट दोनों मिला के सबसे कम आ रहा है, वो वाला बैच साइज आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, आप वही बैच साइज सेलेक्ट करोगे जहां पे आपका होल्डिंग एंड सेटअप कॉस्ट सबसे कम आए। ठीक है, पूरे साल का। तो देखो अभी हमने देखा कि जो अपना होल्डिंग कॉस्ट है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग। सो इट इज EBQ अपॉन 2 इनटू द कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। यहां पे EBQ में ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, कंपनी 4,000 5,000 अपने हिसाब से रख रही है, तो हम उसकी जगह पे 4-5 जो भी होगा वो रखेंगे, जो भी आपका ऑर्डर साइज होगा, या फिर मैं यहाँ पे EBQ की जगह बैच साइज बोल सकता हूं यार। ये फॉर्मूला बना सकते हो, दैट होल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग बट बैच साइज अपॉन 2 इंटू C। ठीक है, चलो तो देखो फॉर्मेट कैसा होगा। आप पहले तो प्रोडक्शन साइज जो है 4,000 से लेके 10,000 तक बना लीजिए। उसके बाद आपका सेटअप कॉस्ट पर एनम कितना आएगा, पर एनम। ओके, ये कैसे निकालना है, ध्यान देना। आपको महीने में पूरे साल में बनाने हैं 50,000, डिवाइड बाय आप बैच कितने का रख रहे हो, तो उससे आपको मिलेगा नंबर ऑफ बैचेस, और फिर एक बैच के पीछे सेटअप का खर्चा हो रहा है 100 रुपया, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100। तो पहला वाला अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, ध्यान देना, फर्स्ट वाला कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट या यहां पे सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 अपॉन, एक बार में मैं बनाऊंगा 4,000, तो 50,000 अपॉन 4,000, 12.5 बैचेस बनानी पड़ेंगे मुझे। प्रैक्टिकली 12.5 नहीं होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले सकते हो। सो 12.5 इंटू पर बैच 100 रुपए का खर्चा, सो इंटू 100, तो ये आपका खर्चा आता है 1250। ये देख लेना। सेम होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपका जो होल्डिंग कॉस्ट होगा उसका भी फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। दिस इज नथिंग बट जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बैच साइज अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो बैच साइज इज 4,000 अपॉन 2,
इनटू जो हमने कैरिंग कॉस्ट निकाला था वो 0.2 आया था, तो 4000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.2 ये आता है 400 रुपए, ये देख लो आप। ठीक है, सेम वे यहां पे आप क्या करोगे, 50,000 अपॉन 5,000 इंटू 100 आपको ये आ जाएगा 1000, फिर 5,000 अपॉन 2 इंटू 0.2 आपको आ जाएगा 500, फिर इसका टोटल करते जाओ, टोटल कॉस्ट मतलब सेटअप प्लस होल्डिंग, ये दो खर्चे मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं, दोनों खर्चे ऐड करते जाओ। ऐसे देखोगे आप तो कंपनी का जो सबसे कम खर्चा आ रहा है वो यहां आ रहा है 1414। इन दैट केस कंपनी को 7,000 बैचेस जो है 7,000 लीटर्स ऑफ पेंट बनाने चाहिए पर बैच, 7,000 लीटर्स ऑफ पेंट पर बैच। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, यूज द इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैच साइज विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। बोल रहे हैं कि यार यही आंसर आप फॉर्मूला से निकाल के बताओ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग। EBQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 into annual demand, which is in this case 50,000 into 100 rupees your setup cost divide by 0.2 carrying cost. Let's see क्या आता है आंसर, 2 into 50,000 into 100 divide by 0.2 and then root, ये आ रहा है 7071 और 71.06 है, 71 भी लिख सकते हो। दिस इज लीटर्स, तो अगर आप फॉर्मूला से जाओगे तो आपका आंसर 7071 आ रहा है, और अगर आप इस तरह से जाते हो तो आपका आंसर आ रहा है, अगर आप 1000 के बैचेस में जाओगे तो आपका आंसर आ रहा है 7000, जो कि काफी आसपास है। ठीक है, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो फॉर्मूला लगा के इनको आंसर आया 7071। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, अगर आप मटेरियल कॉस्टिंग करने के बाद ये सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये रहे। वॉन्डर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब काम कर सकते हैं, कर नहीं रहे हो, कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे हमारी कैपेसिटी होती है कि हम दिन में मान लो 12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम पढ़ते हैं, नहीं। कैपेसिटी होना अलग बात है और उसको यूटिलाइज करना अलग बात है। ओके, 1,20,000 यूनिट्स पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। अगर आप अपनी बेस्ट पढ़ाई करो, अगर आप याद करो कि मैंने बेस्ट पढ़ाई कब की थी फाउंडेशन के एग्जाम में, तो मैं दिन के 10 घंटे पढ़ता था, दैट वाज माय ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो क्या वो कैपेसिटी आप अब भी यूटिलाइज कर रहे हो? तो इट्स अबाउट यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी को प्लीज आप लोग जो है अपना आउटपुट मत ले लेना, कैपेसिटी बस एक हिंट है आपको, आगे उसका यूज करना है, लेकिन दिस इज नॉट योर आउटपुट। आपने उतना आउटपुट नहीं दिया है, उतना दे सकते हो, ये बात तो है। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, डायरेक्ट मटीरियल इज 90 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर इज 60 रुपीज पर यूनिट, एंड ओवरहेड्स आर फिक्स्ड ओवरहेड्स 30 lakhs पर एनम। देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो हमेशा पीरियड वाइज होते हैं, यहां पे पीरियड वाइज ही दिया हुआ है पर एनम। वेरिएबल 100 पर यूनिट, वेरिएबल खर्चा हमेशा पर यूनिट होता है, पर यूनिट ही दिया हुआ है, सही तरीके से दिया हुआ है। सेमी वेरिएबल खर्चा भी है जो कि पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल है। 20 लाख रुपया पर एनम, पर एनम है, इस बात पे ध्यान देना, 20 लाख रुपए साल का, अप टू 50% कैपेसिटी। ये देखो 20 लाख रुपए का खर्चा होगा अगर आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हो या उतना ही काम करते हो तब, अगर ज्यादा काम करो तो। एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹4 lakh फॉर एवरी 25 इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब कि अगर आप 50 के ऊपर चले गए, 50 के ऊपर कितना, 25 मतलब 75% तक जाओगे, तो आपका खर्चा प्लस 4 lakhs हो जाएगा। अगर मैं 75 तक नहीं, अगर मैं सिर्फ 55 पे रहा तो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज यहां पे लिखा है और पार्ट देयर ऑफ, कि 25 की जरूरत नहीं है, 25 में से अगर एक पार्ट भी बढ़ गया, 1-2-5% भी बढ़ गया, तो भी आपका खर्चा बढ़ने वाला है। ओके, अगर मैं 75 के ऊपर चला जाऊं तो फिर और 4 लाख बढ़ जाएगा। तो यह है आपका खर्चा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे लिखा हुआ है, वर्ड्स पे ध्यान देना होता है, यहां पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर एवरी 25%, मतलब हर एक 25 के इंक्रीज के बाद आपका खर्चा भी 4-4 लाख बढ़ता रहेगा। अच्छा, अगर 25 नहीं हुआ, उससे कम हुआ, पार्ट में हुआ, सिर्फ 5% ही हुआ, तो भी खर्चा आपका बढ़ेगा। ठीक है, नाउ द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। क्या बात है,
मतलब ये स्टॉक जमा करने के लिए काम नहीं करता है। इनके पास जो ऑर्डर आता है उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, बना के पहले से रखने वाला काम नहीं है। आप ऑर्डर दो, ये लोग काम करेंगे। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज इंडिकेटेड बिलो is as indicated below and the management desires a profit of 20 lakh for the year, determine the average selling price at which each unit should be quoted. एक सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ जिस पे अपने को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। फर्स्ट 3 months वी आर यूटिलाइजिंग ओनली 50% कैपेसिटी, रिमेनिंग 9 months 80% कैपेसिटी। क्या बात है, एकदम ह्यूमन बीइंग जैसा काम हो रहा है यहाँ पे। देखो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब इंटर में आ गए ओके, तो हम शुरू शुरू में ऑल्दो हम मान लो 10-12 घंटे की कैपेसिटी है हमारी पढ़ने की, हम शुरू शुरू में बहुत कम पढ़ते हैं, एकदम ढीले काम करेंगे और एंड में आके ज्यादा पढ़ते हैं। वैसी कंपनी भी है, पहले 3 महीने तो एकदम आराम से काम करेंगे 50% कैपेसिटी पे, और अगले 9 मंथ्स ये लोग 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे। यार कैपेसिटी से क्या फर्क पड़ेगा? 2 फर्क पड़ेगा। एक तो आउटपुट कम ज्यादा हो जाएगा, दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। देख लो 50% कैपेसिटी तक आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो साल का 20 लाख ही रहने वाला है, लेकिन अगर आप 80 पे चले गए तो फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। 50 से 75 तक 4 लाख बढ़ेगा, और क्योंकि आप 75 के भी ऊपर जाने की सोच रहे हो तो 4 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। 75 से 100 तक जो है वो 4 लाख और बढ़ता है। तो जैसे यहां पे हमने देख लिया, अब ऑल्दो मैं 100 पे नहीं जा रहा हूं, मैं 80 पे ही जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका ये जो 75 के बाद वाला 25 है वो ऐड हो चुका है। ओके, पार्ट भी बढ़ेगा तो 4 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। इग्नोर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, और आपको यहां पे कॉस्ट शीट बनानी है, खर्चा निकालना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल काम है, मैं आपको कुछ वर्किंग नोट करके दे देता हूं, उसके बाद तो सोल्यूशन जो है बहुत ही सिंपल है। सी फर्स्ट वर्किंग नोट क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, आईसीआई का जो सोल्यूशन है वो मेरे हिसाब से उन्होंने जानबूझ के थोड़ा लेंथी कर दिया, शायद उसकी जरूरत नहीं थी। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट फर्स्ट, कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं, और प्रोडक्शन। तो देखो आपकी जो कैपेसिटी है वो तो यार बहुत है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी बहुत होती है, पढ़ने की कैपेसिटी बहुत है, इनकी गुड्स बनाने की कैपेसिटी भी बहुत है, 1,20,000 यूनिट्स। लेकिन हो क्या रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में द कंपनी इज यूटिलाइजिंग ओनली 50% कैपेसिटी। तो 1,20,000 इंटू 50% ओनली इंटू 3/12, क्योंकि ये 1,20,000 जो है वो पूरे साल की कैपेसिटी है पर एनम। तो कितना प्रोडक्शन ये लोग कर पाएंगे? 1,20,000 इंटू 50% बिकम 60,000, एंड देन 60,000 का अगर मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं तो ये 15,000 आ जाता है, 15,000 यूनिट्स। कैलसी यूज करना है सबको और आंसर लेके आना है। 1,20,000 इंटू 50% इंटू 3/12, 15,000। नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या होने वाला है? नेक्स्ट 9 मंथ्स कंपनी इज गोइंग टू वर्क एट 80% कैपेसिटी। क्या बात है, अब इनको थोड़ी समझ आई। तो 1,20,000 इंटू 80%, लेकिन पूरे साल नहीं, सिर्फ 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो, 1,20,000 इंटू 80% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 72,000। सो व्हाट इज योर टोटल एनुअल प्रोडक्शन देन? It's going to be 72 plus 15, 87,000 यूनिट्स, 87,000 यूनिट्स। ओके, ये आपकी पहली वर्किंग नोट थी जो होपफुली क्लियर हो गई होगी आपको। चलो दूसरी वर्किंग नोट देखते हैं जरा, और दूसरी वर्किंग नोट होगी आपकी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, बात करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स की,
and then we'll talk about next 9 months. फर्स्ट 3 मंथ्स में यू आर वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली 50% कैपेसिटी पे तो सेमी वेरिएबल खर्चा बढ़ने वाला नहीं है, तो ये 20 लाख रुपए ही होगा। लेकिन सिर्फ 3 महीने की बात हो रही है, दिस 20 lakhs इज पर एनम, सो इनटू 3/12 आपका खर्चा आ जाता है 5 लाख रुपए। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट 9 मंथ्स? नेक्स्ट 9 मंथ्स ना यू आर वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, तो होगा क्या कि 20 लाख तो 50% कैपेसिटी पे ही हो जाता है, प्लस आप 4 लाख रुपए और ऐड करोगे, बिकॉज आप 50 के बाद 75 तक भी पहुंचे, तो ये खर्चा तो आपकी 50% पे हो रहा था, प्लस ये 25% पे हुआ, 50 + 25 इज 75, और आप और आगे जा रहे हो, तो ये जो उसके बाद वाला पार्ट हो रहा है, उसके बाद उसके लिए 4 लाख रुपए आपको और ऐड करना है। ये 5% बढ़ेगा तो भी 4 लाख रुपए ऐड करना है, बिकॉज पार्ट देयर ऑफ भी बोला हुआ है कि कोई भी पार्ट बढ़ गया, एक पार्ट 25 का एक पार्ट मतलब 2-4% भी बढ़ गया, मान लो 1% भी बढ़ गया तो भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। बट ये सब एनुअल है, सो इनटू 9/12, प्लीज जरा 9/12 करके 9 महीने का खर्चा निकाल लो। 20 lakhs प्लस 8 lakhs कर दो इनटू 9/12, 21 lakhs। तो आपका जो टोटल सेमी वेरिएबल का कॉस्ट आ गया फॉर द ईयर, इट्स 5 + 21, 26 लाख रुपीस, 26 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल खर्चा। अब बस आपको बनानी है कॉस्ट शीट और काम खत्म कर देना है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। सोल्यूशन इसका है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से ये जो सोल्यूशन इनका है वो अगर ये फर्स्ट 3 मंथ्स और नेक्स्ट 9 मंथ्स नहीं भी करते तो भी बहुत अच्छा ही हो सकता था सोल्यूशन, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम देखेंगे टोटल कॉलम, टोटल आउटपुट 87,000, मटीरियल का खर्चा देख लो, यहां पे देके रखा है मटीरियल 90 रुपीज, तो जरा 87,000 इंटू 90 कर दो, देखो कितना आता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 87,000 यूनिट्स इंटू 90 रुपीज पर यूनिट, 78,30,000 एट द रेट 90 करके आया हुआ है। ठीक है, फिर लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, विच इज एट द रेट 60, तो जरा 87,000 को इंटू 60 कर दो, या आया 5220, एकदम करेक्ट है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो फिक्स्ड ही है यार, कम प्रोडक्शन करो ज्यादा प्रोडक्शन करो वो उतना ही होने वाला है। वेरिएबल खर्चा जो था वो 10 रुपए की रेट थी, 10 रुपए या 100 रुपया, लेट्स सी दैट, 100 रुपया, तो 87,000 इंटू 100 इट बिकम्स 87 lakhs एट द रेट 100, और सेमी वेरिएबल का वर्किंग हमने किया था 26 lakhs। सारे खर्चे ऐड कर दो, ये आ गया आपका खर्चा 2,73,50,000, और कंपनी को 20 लाख का चाहिए प्रॉफिट, ऐड करके यू विल गेट सेल्स, और इसको डिवाइड बाय 87,000 यूनिट्स अगर कर दोगे तो आपको पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, बस सेमी वेरिएबल की वर्किंग आपको समझनी थी, बाकी का काम बहुत इजी था। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Rio Limited undertakes to supply 1,000 units of a component per month for the month of January, February and March 2020. Every month a batch order is opened against which materials and labors are booked at actual and the overheads are levied at a rate per labor hour. The selling price is contracted at ₹15 per unit. और आपको जो है ये मुझे लग रहा है कि ये तो अभी अभी जो देखा था वही क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, बैच आउटपुट और मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम है, ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन तो होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा हाँ, एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, चलो मैं ये हिंट भी दे देता हूँ। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि लेबर आवर बेसिस फॉलो करना है, और यहाँ पे कंपनी का देख लो, कंपनी का टोटल लेबर आवर्स तो दिया हुआ है, लेकिन बैच में कितने आवर्स लग रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है।
बैच के लेबर आवर्स आपको निकालना है, और यहां पे एक चीज देके रखा है कि हम वर्कर्स को 2 रुपया पर आवर पेमेंट करते हैं, 2 रुपीज पर आवर। तो अगर 2,500 रुपए पेमेंट हो रहा है 2 रुपए के रेट से, तो कितने घंटे वर्कर्स ने काम किया होगा? 2,500 डिवाइड बाय 2 कर दो, 1250 आवर्स। 3,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 1,500 आवर्स। और 2,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 1,000 आवर्स। बस एकदम क्वेश्चन जो था हम लोगों ने किया हुआ था ऊपर, वैसा ही हो गया ये। ठीक है, तो ये जो जो अलग पार्ट था वो मैंने सॉल्व कर दिया है, आगे का पार्ट आप जरूर सॉल्व करना एज अ प्रैक्टिस। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Y Limited on a steady basis। देखो देखो जरा देखो, ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ अलग हो। It is estimated that it costs 10 पैसे per 10 पैसे as inventory holding cost per bearing per month। यहां भी पर मंथ बोला है, तो अगर अपन कैरिंग कॉस्ट निकालने जाएंगे पर एनम, तो दिस विल बिकम 0.10 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, 1.2 रुपीज पर एनम। सेटअप कॉस्ट इज 324। ओके, और जो आपका एनुअल डिमांड है इट्स 24,000। तो इन शॉर्ट ईबीक्यू निकालने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए होती है वो मिल चुकी हैं। व्हाट वुड दी ऑप्टिमम रन साइज? ऑप्टिमम रन साइज आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ईबीक्यू ऑप्टिमम मतलब ईबीक्यू ही होता है। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड 24,000 इंटू द सेटअप कॉस्ट 324 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 1.2। देखते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है। It's 3,600 units। ये हो गया अपना पहला पार्ट। Assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run। भाई ये कौन सी पॉलिसी है यार? आपने ईबीक्यू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंपनी ने शायद नहीं पढ़ा था। हमारे पास ईबीक्यू आ रहा है 3,600, आपको एक बार में 3,600 यूनिट्स बनाने चाहिए, जबकि कंपनी की पॉलिसी है 6,000 यूनिट्स बनाना। कंपनी का मैनेजर लगता है ना, वो उसने ईबीक्यू नहीं पढ़ा था। ठीक है, और इस तरह से वो कंपनी का नुकसान करवा रहा है। कैसे नुकसान करवा रहा है, कितना नुकसान करवा रहा है, वो चीज आपको निकालनी है। लेट्स सी, कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट the company would be incurring as compared to the optimum run suggested in A above। जो हमने सजेस्ट किया था ये, अगर ये फॉलो करते तो कम खर्चा आता, लेकिन कंपनी की अपनी खुद पॉलिसी चल रही है, 6,000 बैरिंग्स वो लोग जो है एक बार में बना रहे हैं, और उसकी वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, मटेरियल में तो काफी कॉमन है, मटेरियल कॉस्टिंग में सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपको लगाना है। और आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और दो बार निकालना पड़ेगा एट ईबीक्यू दैट इज 3,600 एंड एट 6,000 बैच साइज। ओके, तो पहले आप निकाल लो सबसे पहले आपका सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट ठीक है, देखिए आपको पूरे साल में बनाने हैं 24,000 बैरिंग्स, तो 24,000 डिवाइड बाय, एक बार में आप बना रहे हो 3,600, और एक बैरिंग का सेटअप का खर्चा होता है 324, एक सेटअप का खर्चा, एक बैच का सेटअप का खर्चा। सो 24,000 डिवाइड बाय 3,600, 24,000 डिवाइड बाय 3,600, इट कम्स टू 6.6666 बैचेस इनटू 324, ये आ रहा है 2159.99, मतलब 2160। ओके, अब हम लोग यहीं पे जो है कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट इज ईबीक्यू अपॉन 2 इंटू सी, द कैरिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर एनम। तो ईबीक्यू आ रहा है 3,600 अपॉन 2 इंटू 1.2। देखो जरा आंसर क्या आ रहा है, 3,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2, 2160। ठीक है, और एट ईबीक्यू बोथ द सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी सेम, इक्वल होना चाहिए।
यही तो बैलेंस है। ओके, अब देखते हैं जरा अपना टोटल खर्चा कितना हो गया फिर। ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 प्लस 2 मिला के 2160 प्लस 2160, इट्स 4320। ओके, और अब बात करते हैं जरा 6000 बैच साइज पे क्या हो रहा है। तो 6000 की बैच साइज पे आपको 24,000 डिवाइड बाय 6000 सिर्फ 4 बार सेटअप करना पड़ेगा इनटू 324। सो 24,000 डिवाइड बाय 6000 इनटू 324, आपका सेटअप का खर्चा तो कम हो गया, इट हैज गॉन डाउन टू 1296, जबकि यहां 2160 हो रहा था। बट होल्ड ऑन, कैरिंग कॉस्ट पे जरा देखो, दिस विल बिकम 6000, एक बार में आप 6000 बना रहे हो, डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2। तो 6000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2, 6000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2, 3600। अब देखो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 4896। जबकि अगर आप EBQ फॉलो करते तो 4320 में काम हो जाता। तो कंपनी इज इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रुपीज, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, 4896 माइनस 4320, 576 रुपीज, बाय नॉट फॉलोइंग EBQ। ये कंपनी अपना 576 रुपीज का नुकसान करवा रही है, इनको किसी ने करेक्ट सजेशन नहीं दी शायद। ओके, एंड देन दे आर आस्किंग कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। तो ये आपने निकाल भी लिया, देखो होल्डिंग कॉस्ट इज योर कैरिंग कॉस्ट, ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल पे 2160, यही वर्किंग आपको वापस दिखा देनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया डन, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहां का लास्ट क्वेश्चन। A customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 columns per order during the past years। तो एक कस्टमर है, वो अपने पास से 18,000 कॉलम्स खरीदता है, कोई डिजाइन खरीदता है, मेटल डिजाइन 18,000 खरीदता है एक बार में, और साल में 90,000 खरीदता है, मतलब 5 बार उसका ऑर्डर आता होगा अपने पास। साल में 90,000 उसको चाहिए, एक बार में 18,000 खरीद रहा है, साल में 5 बार। द प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइजेज 2120 फॉर मटीरियल, 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एक एक मेटल कॉलम बनाने में हमको 2120 का मटेरियल लग जाता है, 60 का लेबर का खर्चा करना पड़ता है, और 20 का फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा करना पड़ता है। ओके, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट दे देगा। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे ना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा जा रहा है। इन दैट केस आपको इनका टोटल करना पड़ेगा। सो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये मिला देते हैं जरा, 2120 प्लस 60 प्लस 20, ये आ गया 2200। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका यूज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया होगा, तो वो परसेंटेज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा कि 2200 रुपए के प्रोडक्शन के पीछे अपना 5% का, इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, और खर्चा हो रहा है। ठीक है, इट कॉस्ट रुपीज 1500 टू सेटअप एंड 1800 ये जो अपना बैच साइज है उसके लिए 1500 रुपए का अपना जो है सेटअप का कॉस्ट चला जाता है। कैरिंग कॉस्ट हम लोग अभी आगे निकालेंगे, और अपने को पूरा साल का एनुअल डिमांड मिल गया 90,000। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5% ऑफ 2200। तो 2200 का 5% कितना आता है, इज इट 110 रुपया? यस, 110 रुपीज। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। मोस्ट इकोनॉमिक मतलब EBQ। यार EBQ निकालना अब तो बहुत इजी हो जाना चाहिए। दिस विल बी 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइड बाई 110। देखते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है। 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइड बाई 110, 1566.69। We can say this is 1567।
वेट, एक बार वापस निकाल लेते हैं। 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 110 एंड रूट 1567। ठीक है, देखते हैं क्या इनका भी यही आंसर आ रहा है। 1567 कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, होमवर्क भी दे सकता था मैं आपको। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इनकर्स ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम्स इन अ बैच। कहां अपना आंसर 1567 आ रहा है और कहां ये 18,000 बना रहे हैं एक बार में, यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इनका कैरिंग कॉस्ट का तो अच्छा खासा फटका लगता ही होगा। देखो जरा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग, एक बार कॉस्ट निकाल लो आपके ईबीक्यू पे, वेट, एक बार कॉस्ट निकाल लो ईबीक्यू पे और एक बार कॉस्ट निकाल लो जो कंपनी की पॉलिसी है उस पे, ठीक है। तो पहले सेटअप कॉस्ट फिर कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। 90,000 अपॉन 1567 विल गिव यू नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू पर सेटअप कितना खर्चा होता है मल्टीप्लाई करो, विल गेट टोटल सेटअप कॉस्ट। इस केस में 90,000 अपॉन 18,000 5 बार में ही अपना काम हो जा रहा है और इतना खर्चा होगा सेटअप का। सेटअप में तो आप चलो आप अच्छा खासा पैसा जो है बचा रहे हो, कहाँ 87,000 आ रहा है ईबीक्यू पे और कहाँ यहाँ पे बस 7,500 में काम हो जा रहा है। बट वेट, लेट्स चेक कैरिंग कॉस्ट एज वेल। कैरिंग कॉस्ट आप देख लो 1567 अपॉन 2 ईबीक्यू अपॉन 2 इंटू 110, ये आ रहा 86,185। ये 86,185 जो है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आता या सेटअप कॉस्ट भी आता, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया इसके लिए नहीं आया, वो नंबर ऑफ सेटअप्स हमने राउंड ऑफ कर दिए थे। दूसरे वाले केस में निकाल लेते हैं जरा, यहाँ पे हो जाएगा 18,000 का बैच साइज है अपॉन 2 एवरेज करने के लिए इंटू 110, ये आ रहा है 9,90,000। जो काम 86,000 में हो रहा है उसके लिए आप 9,90,000 खर्च कर रहे हो, तो आपका खर्चा देखो कितना हो गया 997,500 जो प्रेजेंटली हो रहा है। और यही काम हम 1 लाख में कर सकते थे, 1,73,000 में कर सकते थे। तो कंपनी कहीं ना कहीं क्यों 8,24,315 रुपीज का ज्यादा खर्चा कर रही है, उनको कोई अच्छी एडवाइस देने वाला शायद नहीं होगा। उनको एक बार में 1567 यूनिट्स बनाने चाहिए, जिससे उनका काम जो है सिर्फ 1,73,185 रुपीज में हो जाएगा और ये 9,97,500 का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो कंपनी इज इनकरिंग दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये रहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि काफी इजी थे। और जैसे मैंने आपको एडवाइस दी है कि आप ये चैप्टर करने से पहले कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स और मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल में खासकर ईओक्यू वाला पार्ट, ये तीनों अगर चैप्टर सॉल्व करने के बाद आप इस चैप्टर पे आते हो तो शायद ये आपके लिए ना एक फन जैसा हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अटेम्प्ट करने से पहले आप कॉस्ट शीट, मटेरियल और ओवरहेड्स पहले सॉल्व कर लो, पहले रिवाइज कर लो, फिर इस पे आना, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके, और एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चन आते हैं हर, अभी देखो क्योंकि कॉस्टिंग 100 मार्क्स का है तो हर एक चैप्टर जो है वो एग्जाम में आ सकता है। आप कुछ भी ऑप्शन में छोड़ के नहीं जा सकते, ऑप्शन में छोड़ने से अच्छा आप एक नजर तो मार लो, यार हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शन में छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक लास्ट मोमेंट पे चाहो तो आप एक लेक्चर भी आप जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख सकते हो, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। और अगर मान लो लकीली क्वेश्चन आ गया तो ये काफी इजी होता है, ठीक है, जल्दी में आप अच्छा खासा अपना 5-10 मार्क जो है सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, होपफुली ये चैप्टर जो है आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा ये सेशन, और आगे के चैप्टर्स जो है ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल था तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, चलो, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।